हरियाणा के छोरे छोरी की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही धाकड़ हैं और हर एक फील्ड में झंडा गाड़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगी उन छोरे और छोरियों के लिए आप जो शॉर्टकट कीज बताइए, क्योंकि रीजनिंग में जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है रीजनिंग लेती है। मैं चाहूंगी कुछ शॉर्टकट कीज जो है आप स्टूडेंट्स को बताइए। रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है मैम, लेकिन मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने रीजनिंग पढ़ी है। ठीक है, रीजनिंग की जो शॉर्टकट है वो आपको खुद अपने तैयार करने चाहिए, मेरा एक ही मानना है। वही बात आ जाती है फिर आपकी रट्टाफिकेशन वाली कि मैंने शॉर्टकट बनाई और मेरा बच्चा उस शॉर्टकट को देख रहा है तो उसका वो रट्टा ही मारेगा। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, यानी कि आपको अपना दिमाग जो है ना इतना बेहतर बनाना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन को कोई 2 मिनट में कर रहा है तो आपको 20 सेकंड में करना पड़ेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन लगभग सारे के सारे बच्चे सोल्व आउट कर लेते हैं, लेकिन वहां टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, और टाइम मैनेजमेंट उसी का बेहतर होगा जिसका दिमाग जो है बाकियों से ज्यादा बेहतर चलता होगा, तेज चलता होगा। तो ये अपने शॉर्टकट होते हैं। मैं कभी भी, बच्चे मेरे से वो बोलते रहते हैं कि सर आप कोई ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। जब ट्रिक मेरी बताई होगी तो आपको तो रट्टा मारना पड़ेगा। उस ट्रिक को आप खुद बनाइएगा जो बुढ़ापे तक आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जो हम खुद करते हैं वो हमारा है, और जब हम दूसरे का स्वीकार करते हैं कोई भी वर्ड, वो दूसरे का है, कुछ समय के बाद भुला दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी की। यहाँ पर बात हुई है हार्डवर्क और शॉर्टकट की। काफी सारे यूथ जो है, मैं यूथ की बात करूंगी, जो है शॉर्टकट रास्ते जो है अपनाने के लिए ज्यादा सोचते हैं कि इतना हार्डवर्क मत कीजिए, शॉर्टकट अपना हो जाएगा। मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि शॉर्टकट से काम नहीं होगा, और हाँ, जहां पर शॉर्टकट की जरूरत होती है वहां पर शॉर्टकट मारिए, जहां पर हार्डवर्क की जरूरत है तो वहां पर आप हार्डवर्क जरूर कीजिए। बिल्कुल, हार्डवर्क करने के बाद ही शॉर्टकट का दिमाग में आता है। डायरेक्ट हम शॉर्टकट मार ही नहीं सकते हैं, और मार सकते हैं तो कुछ सब्जेक्ट में मार लेंगे या कुछ क्वेश्चन को लेकर मार लेंगे, लेकिन वो सफलता का पैमाना नहीं है। क्योंकि सफलता जो है ना वो सभी सब्जेक्ट में आपको मेहनत करके फिर अपने शॉर्टकट जो है वो खुद तैयार हो जाते हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि हार्डवर्क आप करते रहिएगा। ठीक है, हार्डवर्क का मतलब क्या है कि आप लगातार सीखते रहिएगा। जो हमने आज सीखा कल हम आज से बेहतर सीखें, उस दिशा में आप काम कीजिएगा। सबसे बेस्ट है कि जो आज हमारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को आप नोट कीजिएगा। आपको कोई कमी बताता है तो आपको जलन होती है, लेकिन वो सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो खूबियां हैं वो तो हैं ही हैं। सुधार तो हमें कमियों में करना है ना, तो कमियां हमें लिख के रखनी चाहिए। मेरा सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जब भी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी क्लास लेता हूं तो बच्चा कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं डिलीट नहीं करता हूं। मेरा कोई टीम मेंबर कर दे वो अलग बात है, मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उसको, बच्चे को, वो मेरे को रियलाइज कराएगा कि आप में ये कमी है। ठीक है, तो कमी है तो मैं सुधार तभी करूंगा, तो वो मेरे को मोटिवेशन देता है। सामने वाला मेरे को कुछ भी बोले वो मोटिवेशन देता है। आपको यदि कोई भला बुरा बोलता है, आप फेल हो जाते हो, आपको मजाक उड़ाया जाता है, तो वो मजाक आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यदि आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने खुद के हालातों से लेना पड़ेगा, जो हालात आपके 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। यानी कि जो शब्द हैं, जो शायरी हैं, वो कुछ समय के लिए असर करेंगी, लेकिन आपके जो घर के हालात हैं जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हमारे माँ बाप की जो हथेलियां जो इतनी टाइट त्वचा हो चुकी है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पूरा जीवन जो उन्होंने हमारा भविष्य बेहतर बनाने के लिए लगा दिया, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो मैं यही बोलता हूं कि शायरी वगैरह या वर्ड्स वगैरह जो आप मोटिवेट होते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन है आप अपने माँ बाप की आंखों में आंख मिलाइएगा, क्योंकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा हैं और वो ये मानते हैं कि यही मेरा बेटा है जो हमारा भविष्य भी और खुद का भविष्य भी बहुत अच्छा बनाएगा। और ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम हरियाणा की माटी से आते हैं, और माटी से आने वाले जो बच्चे हैं वो कभी झुकेंगे नहीं मैम। ऐसा हर फील्ड में करके दिखाया है, चाहे मैं नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, चाहे मैं दंगल फिल्म में जो किरदार निभाया गया है उनकी मैं बात करूं, तो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर हरियाणा का जो है वो आपको जोश जुनून देखने को मिलता ही है। बिल्कुल सही बात है सर, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा और अपनी कामयाबी भी पाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैं बच्चों की तरफ से सवाल करना चाहूंगी कि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर 12th करने के बाद कि कैसे मैं इन एग्जाम्स को क्लियर करूं, कैसे मैं पढ़ाई करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, उन्हें नहीं कहीं से गाइडेंस मिल पाता, तो मैं चाहूंगी कि अभी आप यहाँ पे ना आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताइए कि आफ्टर 12th बच्चे कैसे HPSC और HSSC की
तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी +2 पास की हैं, बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ठीक है, किसान वर्ग से ज़्यादा आते हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक ये चैलेंज रहता है कि हम +2 के बाद किस डायरेक्शन में जाएं। तो +2 के बाद सरकारी नौकरी लगने के लिए हरियाणा के अंदर 2 कमीशन है, SPSC और HSSC है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 42 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए। और यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर एक वैकेंसी आती है DSP की, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, डायरेक्ट DSP आप नियुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ DSP की जो एज लिमिट है वो 21 से 27 है। बाकी सारी की सारी जो पोस्ट हैं उनकी एज लिमिट 21 से 42 होती है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेज जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर 100 नंबर की GS आती है, 100 नंबर का CSET आता है। मेंस के अंदर हम बात करेंगे तो 100 मार्क्स के 4 पेपर आपके GS के होते हैं, उसके बाद 2 आपके पेपर लैंग्वेज के होते हैं। तो इस तरीके से 600 मार्क्स की आप तैयारी कर सकते हैं। और ये वही होगा जो आपने +2 तक पढ़ा है, कोई अलग नहीं होगा, जिसमें आपने मैथ्स पढ़ा है, जिसमें आपने GK के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर, यही आप लोगों का सिलेबस रहता है, ठीक है। कोई भी जो भर्ती होती है आप उस भर्ती की तैयारी ना करके बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो बच्चों उन्हीं सब्जेक्ट से आपके सारे के सारे पदों की क्या हो जाती है, तैयारी हो जाती है। बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलेंगे। वही मैथ्स रहेगा, वही रीजनिंग रहेगी, वही ज्योग्राफी रहेगी, वही हिस्ट्री रहेगी, वही पॉलिटी रहेगी, वही इकोनॉमिक्स रहेगी, वही इंग्लिश रहेगी। तो सारे के सारे सब्जेक्ट वही हैं। तो हम सब्जेक्ट को मजबूती दें तो सारे के सारे जो वैकेंसी हैं उनको +2 के बाद का जो बच्चा है वो देख पाता है। यहां पर अब इंटरेस्ट आ जाता है कि बहुत सारे हरियाणा के बच्चे जो हैं वो खाकी वर्दी से इंस्पायर होते हैं कि जो गांव का बच्चा है वो स्टार्टिंग में ही अपने दिमाग में ये ले लेता है कि मेरे को हरियाणा पुलिस में भर्ती होना है। तो हरियाणा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पुलिस के अंदर जो आपका सिलेबस है, या मैं बात करूं HSSC का ही पूरा का पूरा सिलेबस, इसके अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट है जो आप मेरे से पढ़ते भी होंगे, हरियाणा GK, ठीक है। हरियाणा GK हम हरियाणवी में भी पढ़ा हाँ, और बच्चों सीखने के लिए, समझने के लिए कोई भी बोली, कोई भी भाषा जो है ना वो बाध्य नहीं बनती है, चाहे हरियाणवी में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो। हरियाणा GK के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की, हम बात करेंगे हिंदी की। अब इंग्लिश और हिंदी जो है वो HSSC की सारी वैकेंसीज में पूछी जाती है। बस पुलिस के अंदर इंग्लिश और हिंदी अब की बार नहीं आएगी। इंग्लिश हिंदी के अलावा हम बात करेंगे इंडिया GK, जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स शामिल है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग की, कंप्यूटर की। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट हैं बच्चों जो आप लोग +2 में पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पर ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आपने स्कूल के अंदर इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ के कवर किया है। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं संदीप सर की बात करूं या फिर मैं खान सर की बात करूं, हरियाणा में मैं संदीप सिवाज जी की बात करूं, मैं चाहूंगी आप बताइए कि हरियाणा में ऐसे कौन कौन से आपके अलावा टीचर हैं जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम हरियाणा के अंदर टीचर्स बहुत सारे हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, लेकिन फिलहाल जो बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार दे रहा है वो मेरे को ही दे रहा है। और ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो मैं बच्चों को देता हूँ, क्योंकि बच्चों ने माउथ पब्लिसिटी की है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, रटवाने का काम मैं नहीं करता हूँ। कोशिश रहती है कि पहले मैं खुद सीखूँ, समझूँ, उसके बाद बच्चे को वो मैं डिलीवर करूँ। तो बाकी टीचर्स जो हैं वो सारे ही अच्छे हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पढ़ा रहे हैं बच्चे लगभग सारे के सारे जानते ही होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हरियाणा के अंदर है, पिछले मैं बात करूं 1 से 2 साल से, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे और मेंस के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर जो है वो मैं हूँ। कल को कौन होगा ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा बच्चों के सीखने के ऊपर निर्भर करता है, जिसका तरीका, जिसकी भाषा, क्योंकि पढ़ाई को आसान जिसने बनाया है बच्चा उसी के साथ जुड़ेगा। मुझे जितना पता है कि आपका मेन सब्जेक्ट RS है शायद। मेरा मैम हरियाणा GK है। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है और आप इस
इसको जो है किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और किस तरीके से जो है स्टूडेंट को इजी रहे कि वो समझ सके, उसको डिफिकल्टी ना हो, कि हाँ आसानी से समझ सके। और जो आपका अंदाज है उस अंदाज में 1 से 2 लाइन बताइए। बिल्कुल, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि हरियाणा जो जीके है अपना बच्चों कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो अपने हरियाणा का आसपास का सारा कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप घर से जब निकलते हो, किसी भी सड़क पे घूमते हो, तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको घूमते हुए नजर आएंगे, बस वो आपको आंखों से उठाने होते हैं। अंतर इतना सा है कि जब बस में बैठ के तुम जाते हो तो तुम दाएं बाएं देखते हुए जाते हो, और जब मैं जाता हूं तो मैं क्वेश्चन उठाता हुआ जाता हूं, क्योंकि हरियाणा जीके जो है ना, जिसमें हम 23 जिले पढ़ते हैं, तो 23 के 23 जिलों में मैं घुमा हुआ हूं। मेरे लिए ये सब्जेक्ट इसलिए आसान है क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी हो सकता है वो किताबों से पढ़ाते हों, मैं आंखों से इस सब्जेक्ट को, इन जिलों को देख चुका हूं। तो कोई भी मंदिर हो, कोई दरगाह हो, कोई मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, तो मैं बच्चे को उसका मुंह भी बता देता हूं कि ये पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में, क्योंकि वही किरदार बुढ़ापे तक आंखों में रहेगा जो आंखों ने देखा होगा। आंखों ने ही नहीं देखा होगा, कानों ने सिर्फ सुना होगा, वो भुला दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप कोई भी शख्सियत, कोई भी आपका जो रोल मॉडल होगा, उसको आप देखते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का नाम पूछ लें तो हमने नहीं देख रखा इसलिए भूल जाएंगे। ऐसा ही है जैसे मैम, मैंने आप लोगों को आज देखा तो आप कहीं पर भी दिखोगे तो मेरे को लगेगा मैम ने इंटरव्यू लिया था, लेकिन नहीं देखा था, आपका नाम मेरे पास आया तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि इमेज बनती है। जैसे नागिन अपने दुश्मनों का चेहरा पहचान लेती है। नागिन को नहीं पता था कि संजय ने उसके पति को मारा है, लेकिन इमेज बना ली थी नागिन ने। जिस दिन दुश्मन सामने आया डस लेगी, तो आपको भी नागिन बनना पड़ेगा बच्चों। सब्जेक्ट को आंखों में घुसाना पड़ेगा, चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा, और आंखों में बसाओगे, कानों से ध्यान से सुनोगे, तो पढ़ाई ना तो बोरिंग हो